वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी, जिसमें हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जिसमें हम मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स हमने वन बाय वन एक ही क्लास में कवर करे हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ा, वो हमने इंडिविजुअल सिर्फ पाकिस्तान के साथ पढ़ा, लेकिन अब हम इंडिया की जो अदर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नीचे श्रीलंका, इन सब के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया इन सारी कंट्रीज से बहुत बड़ी कंट्री है। आप मिलिट्री पावर में देखें तो इंडिया की मिलिट्री पावर इन सारी कंट्रीज से बेटर है। इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो इंडिया की कंडीशन कहीं ज़्यादा मच बेटर है। वो इन कंट्रीज़ को टाइम पर इनको इकोनॉमिकली एड प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं, उनको ये फियर है या ये सस्पिशन है कि इंडिया उनको डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सब के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन हैं। ओके, जिसमें हम थोड़े बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी पढ़ेंगे और थोड़े नेगेटिव भी। चल स्टार्ट करते हैं। कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सबसे पहले बांग्लादेश के साथ पढ़ेंगे। वीकेंड आफ्टर शेख मुजीबुर रहमान मर्डर इन 1975। जिन्होंने इंडिया एंड श्रीलंका वाला टॉपिक करा है उन्हें पता होगा ये शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, जिन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में जब जो स्ट्रगल हुए थे, जो मूवमेंट हुए थे वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए, एक न्यू कंट्री बनी, उस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? शेख मुजीबुर रहमान। और बांग्लादेश बनने के बाद ये वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने। There have been disagreements and disputes between the two countries over a number of issues. अगर हम बात करें तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं। वो बात अलग है कि 1971 की वॉर में बांग्लादेश के बनने में इंडिया ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को। सबसे पहला जो डिस्प्यूट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर को लेकर है। पहले हेडिंग माइंड में कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, इन्फ्लक्स, इलीगल इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, उसके बाद टेररिस्ट कैंप्स इन बांग्लादेश, इंसर्जेंट ग्रुप्स, उसके बाद है फिफ्थ एंड अनफेयर एडवांटेज इन ट्रेड। अब वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिफरेंसेस ओवर सेवरल इशूज इंक्लूडिंग द शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। गंगा ब्रह्मपुत्र के वाटर को लेकर, शेयरिंग को लेकर दोनों में डिस्प्यूट है। बांग्लादेशी गवर्नमेंट है फेल्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट बिहेव्स लाइक अ रीजनल बुली ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, कि रिवर के वाटर को शेयर करने में भी कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, और क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी कंट्री है, ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, ऐसा रियल में नहीं है, बट बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है। उसके बाद दूसरा, इलीगल इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड नॉट ओनली टू लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट्स of Assam, Tripura and West Bengal. It poses threat to India's security as well and its support for anti-Indian Islamic fundamentalist group. अगर आप बात करें तो बहुत सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में एंटर कर रहे हैं। और इंडिया में एंटर कर रहे हैं तो ये सिर्फ इकोनॉमिकली प्रेशर नहीं पड़ रहा इसकी वजह से इंडिया पे, बल्कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर उनको प्रोवाइड करानी है, फिर उनको रहने की व्यवस्था भी करानी है, और कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी ये कंसर्न का मुद्दा है, क्योंकि ये सारे रिफ्यूजीज़, इमिग्रेंट्स इंडिया में एंटर कर रही हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे एंटर करके एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो ग्रुप हैं वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। क्लियर? और देखो ये कहाँ से एंटर करते हैं? असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाते हैं। देखो मैप में देखो एक बार, ये देखो बांग्लादेश है। ठीक है, अब यहाँ से ये असम में भी एंटर करेगा। यहाँ से लोग असम में एंटर कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ से त्रिपुरा में एंटर कर रहे हैं इधर।
थोड़े लोग इधर एंटर कर गए, थोड़े लोग इधर वेस्ट बंगाल में एंटर कर गए। तो ये सारे इमिग्रेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इंडिया में एंटर कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए ठीक नहीं है। फिर आसाम से वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गए। तो इन सारी कंट्रीज़ में कि जाके और एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ भी बढ़ा रही हैं। तो ये भी एक इशू का मुद्दा है दोनों कंट्रीज़ के बीच। क्लियर हो गया इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इलीगल तरीके से वो एंट्री कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, टेररिस्ट कैंप्स इन बांग्लादेश। द टेररिस्ट हैड बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट कैंप को सपोर्ट करती हैं, जो कि इंडिया के लिए एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। फोर्थ, इंसर्जेंट ग्रुप्स ड्यूरिंग खालिदा जिया रिजाइन, द इंसर्जेंट ग्रुप्स अल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए देखो इनकी फुल फॉर्म, एमसीक्यू के लिए आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उसके बाद सेकेंड, मणिपुर नेशनल लिबरेशन फ्रंट हैड बीन यूजिंग बांग्लादेशी टेरिटरी फॉर एंटी इंडियन एक्टिविटीज़। ये दोनों के दोनों ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप है, या आप कह लो एक आतंकवादी उग्रवादी संगठन है, अल्फा एंड मणिपुर नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कहीं ना कहीं एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अल्फ़ा की बात करें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सुन सकते हैं कि एक आतंकवादी टाइप से संगठन है और ये सेपरेट असम की डिमांड कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 में इसे बैन कर दिया और इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में रखा गया। अल्फ़ा का क्लियर हो गया। उसके बाद सेपरेट असम की डिमांड करते हैं, गॉट इट। उसके बाद सेकंड है आपका मणिपुर नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये भी इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1964 से एक सॉवरेन स्टेट की डिमांड कर रही है, और ये तो सेपरेट असम की डिमांड कर रही हैं, सेपरेट आसाम की डिमांड कर रहे हैं, और ये सॉवरेन स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ कुछ मेमोरेंडम भी साइन किए, बट जो सिचुएशन है वो एज इट इज़ है, और कहीं और भी ज़्यादा बल्कि क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन एरिया में या मणिपुर वगैरह में वो काम कर रही हैं और एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, एन अनफेयर एडवांटेज इन ट्रेड। और कहीं ना कहीं बांग्लादेशी गवर्नमेंट को लगता है कि ट्रेड में भी जो इंडिया का तरीका है वो अनफेयर है। कहीं ना कहीं ट्रेड से इंडिया को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एज कंपैरिजन बांग्लादेश गवर्नमेंट के। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। दे फेल्ट दैट इंडियन गवर्नमेंट एनकरेजिंग रेबेलियन इन द चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स, ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड। देखो, एक सेंटेंस में 3 बातें कही गई हैं जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट को एक तरह से कंप्लेन है इंडियन गवर्नमेंट से। एक, फर्स्ट कि इंडियन गवर्नमेंट एनकरेजिंग रेबेलियन इन द चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट। जो चिट्टागोंग का पहाड़ी एरिया है वहाँ पे विद्रोह को बढ़ावा दे रही है इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा बांग्लादेशी गवर्नमेंट का कहना है। वहाँ के नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना चाहती है इंडियन गवर्नमेंट। तीसरा, और ट्रेड में भी अनफेयर है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ कंप्लेन हमारी है, कुछ कंप्लेन उनकी हैं हमसे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाले हैं। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, इलीगल इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, टेररिस्ट कैंप्स इन बांग्लादेश, इंसर्जेंट ग्रुप्स ड्यूरिंग द खालिदा जिया रिजाइम एंड अनफेयर एडवांटेज इन ट्रेड। बट इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद भी हमारे कुछ अच्छे रिलेशंस भी हैं। काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे हम दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट करती हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक रिलेशन हैव इम्प्रूव कंसिडरेबली इन द लास्ट 10 ईयर्स। इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी दैट वांट्स टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। बांग्लादेश लुक ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और म्यांमार के उससे कनेक्ट होकर म्यांमार के द्वारा हम साउथ ईस्ट एशियन के अदर कंट्रीज से भी अच्छे लिंक स्टैब्लिश करना चाहते हैं। द लुक ईस्ट पॉलिसी विल नाउ बी नोन एज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी
मतलब जब लुक ईस्ट पॉलिसी का जो एरिया है अब और ज़्यादा ब्रॉडेंड हो गया है और ज़्यादा एक्टिव हो गया है. इंडियाज endeavor will now be to strengthen economic and strategic ties with Southeast Asian countries that would possibly act as a counterweight to the influence of China in the region. और इंडिया का मेन टारगेट क्या है या मेन पर्पस क्या है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम अच्छे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाई अप अच्छे करें साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है साउथ एशियन कंट्रीज़ में वो कहीं ना कहीं कम हो सके. क्लियर. उसके बाद ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ The two states have cooperated regularly. During Sheikh Hasina regime, बांग्लादेश, शेख हसीना जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे. बांग्लादेश एक्टिवली cooperated with Indian security agencies to destroy the base camps of the insurgent groups Alpha and Manipur Liberation Front. और बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उन जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के बेस कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी की पूरी हेल्प की. इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन कोऑपरेटिंग ऑन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म सच एज सार्क, बिम्स्टेक. सार्क और बिम्स्टेक में अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ फुल फॉर्म बताऊंगी क्योंकि सार्क एक पूरा टॉपिक है जो कि हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. बिम्स्टेक के बारे में भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, तभी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा. बुक में अगर नहीं भी दे रखा है तो भी हम डिस्कस करेंगे. सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ओके, तो सार्क की फुल फॉर्म और वो मैं डिटेल में कराऊंगी. और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है. उसके बाद 6 पॉइंट है कोऑपरेशन ऑन द रोहिंग्या क्राइसिस. जितने भी रोहिंग्या पीपल हैं वो आसपास की कंट्रीज़ में वो माइग्रेंट होके जा रही हैं. एंड इंडिया लॉन्च ऑपरेशन इंसानियत टू प्रोवाइड रिलीफ असिस्टेंस फॉर द रिफ्यूजी कैंप्स इन बांग्लादेश. और इन रोहिंग्याज़ के लिए जो भी रिफ्यूजीज़ कैंप चल रहे हैं बांग्लादेश में, इंडिया उन्हें इकोनॉमिकली मेडिकली पूरा हेल्प कर रहा है अंडर द ऑपरेशन इंसानियत. देखो ये वाला जो पॉइंट है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एग्ज़ाम में इसे ऐड करोगे. क्लियर. मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऐड कर दिया. और क्योंकि 12th क्लास के बच्चों तो जितना एनसीईआरटी में है उतना ही इनफ है. आपकी नॉलेज के लिए मैंने ऐड कर दिया है, एग्जामिनेशन पर्पस से नहीं. उसके बाद आते हैं इंडिया एंड नेपाल. मेजर कॉजेज़ ऑफ टेंशन. हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो टॉपर्स रहे हैं, जो भी मैं उन्हें किसी भी टॉपिक को करंट सिनेरियो के साथ मर्ज करके लिखवाती थी तो वो बच्चे ऐड करके लिखते थे एग्ज़ाम में और काफ़ी अच्छा स्कोर करते थे. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एंड नेपाल. बांग्लादेश का हो गया. मेजर कॉजेज ऑफ टेंशन. नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप दैट हैज़ वेरी फ्यू पैरेलल इन द वर्ल्ड. अ ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज अलाउ द सिटीजन्स ऑफ द टू कंट्रीज टू ट्रैवल टू एंड वर्क इन अदर कंट्री विदाउट वीज़ाज एंड पासपोर्ट. ये आपको पता ही है कि इंडिया और नेपाल के बीच कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है आपको आने जाने के लिए. डिस्पाइट दी स्पेशल रिलेशन द टू कंट्रीज हैव अ डिस्प्यूट्स इन द पास्ट. बट उसके बावजूद भी हमारे कुछ डिस्प्यूट्स रहे पास्ट में. पहला, नेपाल मॉइस्ट हैव हैड अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना. जो माओ की आइडियोलॉजी है, ये जो माओइस्ट हैं वो कहाँ से आई? चाइना से. ठीक है. चाइना के माओ से इंस्पायर जो उसके फॉलोवर थे वो जो नेपाल में है वो क्या हैं? माओइस्ट हैं. तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव चाइना की तरफ है. एंड देयर पॉलिसीज एंड एक्शन शुड बी रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी. उनकी जो भी पॉलिसीज वगैरह वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है. ओपन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैज़ बीन मिसयूज बाय पाकिस्तान टू कैरी ऑन सबवर्सिव एक्टिविटीज़ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर. पहले भी बताया था मैंने जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट करा था. ओपन बॉर्डर है, कोई पासपोर्ट वीज़ा की जरूरत नहीं होती. पाकिस्तान अगर अपने पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ से एंट्री नहीं करेगा तो वो कहाँ से घूम के नेपाल से आके एंटर कर जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है. इन 1999 द हाईजैकर्स वाज एबल टू बोर्ड द इंडियन एयरक्राफ्ट एट काठमांडू एयरपोर्ट विद वेपन्स एंड
ग्रेनेड्स। 1999 में जो हाईजैकर्स थे वो काठमांडू एयरपोर्ट पे ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट में एंटर करने में सक्सेस हुए, वो भी वेपन्स और ग्रेनेड्स के साथ। तो ये कैसे? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद थर्ड, मैनी लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन नेपाल स्पेशली द कम्युनिस्ट एंड माओइस्ट, अगेन कम्युनिस्ट और माओइस्ट जिनका झुकाव चाइना की तरफ है, थिंक दैट द इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन देयर इंटरनल अफेयर्स। उनका ये कहना है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा ही इंटरफेयर करती है। दे लुक विद सस्पिशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दैट आर बीइंग रन बाय इंडिया इन नेपाल। सच प्रोजेक्ट्स दे थिंक आर मोर बेनिफिशियल टू पीपल ऑफ इंडिया देन दोज ऑफ नेपाल। जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलो उनके लिए भी उनको ये लगता है कि ये हमारे से ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट के लिए या इंडिया के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। एंड नेपाल इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री एंड डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, एंड नेपाल लीडर्स वांट मोर एक्सेस टू वर्ल्ड मार्केट थ्रू इंडियन सी पोर्ट। लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, आप मैप में देख सकते हैं। वैसे तो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। ये यहाँ से उत्तराखंड से, यहाँ से चाइना से, यहाँ से सिक्किम से, हर जगह से चारों ओर से घिरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो नेपाल की इंटेंशन है वो इंडिया का यूज़ करना चाहता है इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में लीड करने के लिए। ठीक है? एंड इंडिया सिक्योरिटी एजेंसी सी द माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल एज अ ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट। वहाँ पे जो भी माओइस्ट मूवमेंट चल रहे हैं हमारे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, गिवन द राइज ऑफ नक्सलाइट ग्रुप्स इन वेरियस इंडियन स्टेट्स फ्रॉम बिहार इन द नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ। अब कहीं ना कहीं ये जो माओइस्ट हैं वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, नक्सलाइट ग्रुप्स को बढ़ावा दे रहे हैं, आपका चाहे बिहार का एरिया हो या साउथ में आंध्र प्रदेश का एरिया हो। नेवरदलेस इंडो नेपाल रिलेशन आर फेयरली स्टेबल एंड पीसफुल। और इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी हमारे पीसफुल रिलेशन रहे हैं, डिस्पाइट डिफरेंसेस ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रेट्स होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर। इन सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो ट्रेड का हो, साइंटिफिक कोऑपरेशन का, नेचुरल रिसोर्सेज का हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हो, उसमें हम दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट करती हैं। एंड देयर इज़ अ होप दैट द कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल विल लीड टू इम्प्रूवमेंट्स इन द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज़। और आपको ये पता भी है कि इंडिया ने नेपाल में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए पूरा कोऑपरेट किया है और उसके बाद से हमारे रिलेशन काफ़ी सुधरे हैं। एंड इंडिया एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ नेपाल टू कंसोलिडेट डेमोक्रेसी इन नेपाल। और इंडिया ने पूरी सपोर्ट किया है वहाँ पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में। द इंडियन नेपाल ट्रीटी 1950 कॉल्स फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज। 1950 ट्रीटी इम्पॉर्टेंट, एंड दिस ट्रीटी stipulated that neither government would tolerate any threat to each other security by a foreign aggressor। अगर किसी फॉरेन कंट्री से कुछ अटैक या आक्रमण होता है या विद्रोह होता है तो उस विद्रोह को लेकर हम दोनों कंट्रीज़ की सुरक्षा को या सिक्योरिटी को लेकर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। गॉट इट? चलो, अब हमने बांग्लादेश का कर लिया, नेपाल का कर लिया, उसके बाद अब हम करेंगे इंडिया एंड श्रीलंका। द डिफ़िकल्टीज़ इन द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो श्रीलंका का भी हमने पढ़ चुके, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। फिर आपको मैंने बताया था कि जो तमिल जो लिट्टी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने राजीव गांधी का असैसिनेशन किया, उसके बाद हमने अपने ट्रूप्स भी और वहाँ पे जो भी हम इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करी थी वो सारा हमने रोक दिया। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स के मुद्दे थे जो पहले भी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब उतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें सारी कंट्रीज़ के पॉइंट को एक साथ ही मर्ज करके पढ़ना है। जिन बच्चों ने इंडिया श्रीलंका का टॉपिक नहीं देखा है वो पहले उस टॉपिक को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द डिफ़िकल्टीज़ इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका आर मोस्टली ओवर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन द आइसलैंड नेशन। वहाँ पे जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उसकी वजह से हमारे रिलेशन बिगड़े। इंडिया लीडर्स एंड सिटीजन फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तमिल्स आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड आर बीइंग किल्ड। ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वहाँ के जो तमिल पीपल थे कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के जो तमिल पीपल थे या साउथ के पीपल थे वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे या कंसर्न थे कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। After the military intervention in 1987, the Indian government now prefers a policy of disengagement vis-a-vis Sri Lanka internal
ट्रबल्स। और 1987 के मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी प्रेफर करी कि अब वो श्रीलंका के इंटरनल ट्रबल्स में कम से कम engage होगा. India signed a free trade agreement with Sri Lanka which strengthened relations between the two countries. और हमने उनके साथ ऐसे एग्रीमेंट भी साइन किए हैं कि जिससे हमारी कंट्रीज़ के रिलेशन और ज़्यादा अच्छे हुए हैं. और आपको पता है कि राजीव गांधी असैसिनेशन के बाद तो इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही इंटरफेयर करना बंद कर दिया. इंडियाज़ हेल्प इन पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन इन श्रीलंका हैज़ ऑल्सो ब्रॉट द टू कंट्रीज़ क्लोजर. और 2004 में जो सुनामी आई थी उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका की बहुत ज़्यादा मदद की, चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, एमरजेंसी सप्लाईज़ की बात हो, ठीक है, या नेवी की बात हो, या मेडिकल टीम की बात हो, या आर्मी की बात हो. हर चीज़ में, हॉस्पिटैलिटी में, हर फील्ड में इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को पूरा सपोर्ट किया था. और उसके बाद से हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं. और इंडिया एमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन श्रीलंका इन 2008-2009. उसके बाद इंडिया एंड भूटान, छोटा सा देश. इंडिया एंड भूटान, अभी हम जब सारे टॉपिक करेंगे ना तो मैप देख लेंगे एक बार. इंडिया एंड भूटान शेयर वेरी स्पेशल रिलेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स नेपाल की तरह एंड पर्सन बिटवीन द टू कंट्रीज. इंडियन रुपीज इज अ लीगल टेंडर इन भूटान. इंडिया कंटिन्यूज टू बी भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट पार्टनर. India is involved in big hydroelectric projects in Bhutan and remains the Himalayan kingdom biggest source of development aid. और भूटान में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो इंडिया उसमें पूरा इन्वॉल्व है. इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो चल रही हैं. और हिमालय रीजन में डेवलपमेंट करने का एक बिगेस्ट सोर्स है इंडिया. एंड इंडिया हैज़ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन भूटान दैट शेयर हर बॉर्डर विद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड असम. देखो मैप देखना पड़ेगा. स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी हमारे भूटान के साथ अच्छे, क्योंकि भूटान देखो सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, असम के साथ अपने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. ये देखो भूटान इधर से देखो सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर से अरुणाचल प्रदेश के साथ, इधर से असम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इधर से वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है. क्लियर? अब चीज़ें याद रहेंगी आपको. चल. एंड बट इन दिसंबर 2003 भूटानीज आर्मी डिस्ट्रॉयड द इंसर्जेंट बेस कैंप्स इन भूटान. और भूटानीज आर्मी में जो इंसर्जेंट बेस कैंप चल रहे थे भूटान में, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉइंड अ न्यू टर्म दैट फाउंड इमेंस अट्रैक्शन अमंग भूटानीज. B4B मीन्स भारत फॉर भूटान एंड वाइसे वर्सा भूटान फॉर भारत. ये एक न्यू टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी लेके आए जिससे भूटान और इंडिया के रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं. एंड इंडिया हैज़ स्टेप्ड अप द डेवलपमेंट सपोर्ट फॉर भूटान अंडर देयर 13th 5-year प्लान 2024-29 एंड ऑल्सो सपोर्ट्स भूटान्स इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम. भूटान का जो 13th 5-year प्लान है 2024-29, इंडिया उसमें बहुत ज़्यादा भूटान को कॉपरेट कर रहा है इकोनॉमिक प्रोग्राम्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट, इंडिया एंड मालदीव. इंडिया टाइज विद द मालदीव्स रिमेन वार्म एंड कॉर्डियल. उनके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन रहे. इन नवंबर 1988 व्हेन सम तमिल missionaries from Sri Lanka attacked the Maldives, the Indian Air Force and Navy reacted quickly to the Maldives' request to help stop the invasion. जब मालदीव पे श्रीलंकन मिशनरीज ने अटैक किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत ही मालदीव की हेल्प करी, इन्वेजन होने से रोका. एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द आइसलैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज. और इंडिया मालदीव के चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो या टूरिज्म, फिशरीज, हर फील्ड में इंडिया का पूरा कंट्रीब्यूशन है. मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला खलील्स विजिट is in continuation of intensified high-level political exchanges between India and Maldives. And recent ही अभी मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला खलील मई में इंडिया आए थे और जिससे हमारे पॉलिटिकल जो टाई अप हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं इंडिया मालदीव के. इंडिया मालदीव साइन 13 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट अंडर इंडियन ग्रांट असिस्टेंस. और इंडियन ग्रांट असिस्टेंस के अंडर जो प्रोजेक्ट चल रही हैं
तो उसको लेकर मालदीव और इंडियन गवर्नमेंट ने 13 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। ये पॉइंट्स भी करंट सिनेरियो के हैं, ठीक है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू ऐड दीज पॉइंट्स, करंट का था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद अ रिलेशनशिप नाउ कंक्लूजन, अ रिलेशनशिप ऑफ कॉपरेशन नॉट ऑफ डोमिनेशन। इतने पॉइंट्स पर पढ़ने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया का जो रवैया है वो कॉपरेशन का है, ना कि डोमिनेशन का। इंडियाज नेबर्स ऑफन थॉट दैट इंडिया ट्राइड टू डोमिनेट एंड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, कि हम उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। इनफैक्ट इंडिया साइज, her military strength and economic resources are regarded with suspicion by some of her small neighbors, but this is a wrong impression. टॉपिक हमारा यहीं से शुरू हुआ था कि इंडिया साइज़ में, मिलिट्री पावर में, इकोनॉमिकली उन सारी कंट्रीज से ज़्यादा स्ट्रांग है जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो उसको लेके भी कहीं ना कहीं जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को बड़ी सस्पिशियस नज़रों से देखती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियाज़ नेबर स्पेशली पाकिस्तान एंड नेपाल आर नाउ फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ फेल्ड स्टेट्स, एंड पाकिस्तान हैज़ लॉन्ग बीन डब्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस country, and Nepal's Maoists have had no faith in multi-party democracy or the rule of law. पाकिस्तान की बात करें तो उसकी कंडीशन आप सबको पता ही है। नेपाल की बात करें तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कितनी मुश्किल से स्टैब्लिश हुई है। इंडियन गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं उसमें पूरा कॉपरेट रहा है, जिसको वहाँ की जनता या वहाँ के मॉइस्ट कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का इंटरफेयर मानते हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट का जो रवैया है वो एज अ एडवाइजरी है, ना कि डोमिनेंट का है। इंडियाज़ एंडीवर हैज़ बीन टू प्रमोट पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इंडिया की जो इंटेंशन है वो पीस मेंटेन करनी है, प्रॉस्पेरिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो हमारी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि अगर वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज़ पे भी पड़ता है। इंडिया शेयर्स अ कॉमन डेस्टिनी विद हर नेबर्स, शी नेवर टुक एनी प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट स्मॉलर कंट्रीज ऑफ द रीजन। हमारी जो भी स्मॉलर कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए इंडिया का कोई भी प्यूनिटिव एक्शन या उनको पनिश करने वाला एक्शन नहीं होता है। ओवरऑल हैज़ बिन प्योरली एडवाइजरी, बल्कि भारत का जो रवैया है वो एक एडवाइजरी वाला रवैया है। फॉर इंस्टेंस व्हेन पॉलिटिकल चाउज बिगैन टू डेवलप इन नेपाल, इंडियन लीडर्स एडवाइज द किंग दैट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी अलोन कुड प्रोवाइड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। और जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नेपाल जैसी कंट्री में आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा उन्हें ये सलाह दी है कि सिर्फ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकती है देश में। तो इनसे आपको पता चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का रोल जो है ना कि डोमिनेंट है बल्कि एडवाइजरी है। आई होप सारी कंट्रीज़ के पॉइंट और रिलेशन आपको क्लियर हो गए होंगे, और मैंने मैप भी साथ साथ आपको दिखा दिया है। क्लियर? चलो, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और उसके बाद कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।